हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे अपना जो डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक इसका है, तो थोड़ा इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक निकाय, राइट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज आप लोगों की बहुत सारी शिकायतें होती थी। खैर हिंदी इंग्लिश में कुछ इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता था, लेकिन अब हो गया, अब क्या ही गए। आप लोगों का माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो बस हिंदी से ही पढ़ेंगे, बकाया तो हम देखेंगे भी नहीं। तो इसलिए अब से आपको हिंदी स्लाइड दिखाई देगी। और हिंदी में, खैर हिंदी में तो पढ़ाते ही थे, बट स्लाइड में अंग्रेजी से आपको दिखाई देता था। और उसमें से कुछ बातें जो होती थी, हमारे लिए इंग्लिश पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। खैर आप लोगों की समस्या थी कि हिंदी भी लाया जाए, तो मैंने हिंदी पे यहाँ पे अब हिंदी से ही आपको, मतलब हिंदी की स्लाइड दिखेगी। हिंदी से पढ़ाया तो पहले भी जाता था। तो आई होप कि अब आपकी जो शिकायतें थी वो दूर हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग 2 निकाय पढ़ चुके हैं। संवैधानिक निकाय में हमने बताया था आपको कि निर्वाचन आयोग आता है, यूपीएससी आता है, जो हमारा राज्य की लोक सेवा आयोग होती है वो आते हैं। और जितने भी ये चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, या जो बैकवर्ड क्लासेज है, इनके लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं, ये सभी के सभी कहाँ पे आते हैं, कई को गए संवैधानिक निकाय में आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 2 ही निकाय पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, तो आप में से जो रेगुलर देख रहे होंगे उनको पता होगा। पहला था हमारा इलेक्शन कमीशन, या कि हम बात करें तो जो हमारा था चुनाव आयोग। देन उसके बाद हमने पढ़ा था यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये 2 आयोग हम लोग पढ़ चुके थे। हमने ये भी देखा था कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके लिए भाग 14 बात करता है, आर्टिकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते। जितनी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बनेंगे कहाँ से, यहीं से पूछे जाते हैं। अब आपकी समझ किस तरीके से समझ के पढ़ते हैं, तो कैसे भी क्वेश्चन घुमाए आप कर ले जाएंगे, बस ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और समझने की। तो यहाँ पे मैंने बताया था यूपीएससी जो आपका है कितना, पार्ट 14। इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल हैं, 315 से लेके आपका है 323 तक। और वहीं पे जो आपका इलेक्शन कमीशन का मैंने बताया था, इसमें पार्ट 15 आ जाएगा चुनाव आयोग का। और उसमें क्या बात की गई थी कि जो आपके आर्टिकल बनेंगे, तो वहाँ पे 324 से 29 तक आते थे, राइट। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। आज हम कहाँ पे बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले राज्य लोक सेवा आयोग पे। देखिए बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी, एकदम हलवा। कैसे? क्योंकि जब हम यूपीएससी पढ़ रहे हैं, एक एक करके, मतलब एक एक को लिंक करते जाना है। एक मैंने फैक्ट बताया था आपको कि चाहे निर्वाचन आयोग के हेड हो, चाहे यूपीएससी के हेड हो, और चाहे कैग हो, इन तीनों का जो टाइम पीरियड आएगा ना, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष ही आएगा। ये तीनों का ही आप कहीं पे भी नोट कर लीजिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही आएगा, तीनों का ही, ठीक है। तो इसको याद रखना आपको। देन उसके बाद हमने बोला था कि यूपीएससी के अदर मेंबर होते हैं, उनकी 6 वर्ष या 62 वर्ष तक के टाइम पीरियड रहता है। तो एज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो 62 वर्ष का होता है। तो खैर मैंने जो पुराना था थोड़ा सा उसे रिकॉल किया। अब हम आते हैं आगे, यहाँ पे देखेंगे राज्य लोक सेवा आयोग, लेकिन पूरा का पूरा आपको यूपीएससी से लिंक करके चलना है। कैसे लिंक करके चलना है? सबसे पहली बात कि राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात दिखाई देती है, वो क्या है कि ये है भाग 14। और अनुच्छेद आपका आएगा 315 से, सॉरी यहाँ पे 315 से 323, जो कि यूपीएससी के लिए भी है। तो मैंने उस क्लास में भी बताया था कि यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि स्टेट पीएससी का और यूपीएससी का सेम आर्टिकल नंबर है, सेम भाग है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हुआ। देन इसके बाद अब यहाँ पे बात क्या आती है कि इनमें सदस्य कितने होते हैं। तो यूपीएससी की हमने बात की थी कि कितने सदस्यीय निकाय है। यूपीएससी हमारा था एक बहुसदस्यीय निकाय, यानी कि 3 उसमें सदस्य रहते हैं, एक हेड रहते हैं, 2 अलग मेंबर रहते हैं। सेम यही पैटर्न इसमें भी चल रहा है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं, राइट। तो सॉरी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी गलती हो जाया करो तो आप लोग भी बोल दिया करो। हाँ, ये जो 3 मेंबर का मैं बता रही हूँ निर्वाचन आयोग के लिए, बाय मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 9 से 11 सदस्य, इतना क्राइटेरिया रखा गया, कोई फिक्स नहीं है कि एक हेड होगा और 9 से 11 सदस्य तक इसके मेंबर हो सकते हैं यूपीएससी के। यहाँ पे भी बताया गया क्या, एक अध्यक्ष होगा और अन्य सदस्य जो होंगे इसके हेड होंगे, राइट। देन उसके बाद आता है, अब इसके हम बात करते हैं टाइम पीरियड के। अभी मैं मोटा मोटा हिसाब आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये गठन वठन का पूरा पैटर्न देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि
लिखते जाना, कथा नहीं सुना रही हूँ, जो आप प्यार से सुने, लिखते जाना क्योंकि ये काम आएगा आपके लिए। तो अब बात करें कार्यकाल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा आपका 6 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है, यूपीएससी में 65 वर्ष था, इसमें कितना आएगा, जो राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है उसमें 6 वर्ष या 62 वर्ष आएगा। ये याद रखना, थोड़ा एज का फैक्टर है यहाँ पे। उसके बाद आता है कि इनके जो हेड होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनके हेडों की नियुक्ति करते हैं, कौन करेगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है हेड की, तो हेड की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाएगी, जो राज्य के उस स्टेट के कौन होंगे, गवर्नर होंगे। लेकिन उन्हें हटा कौन सकता है, हटाने का पावर इनके पास नहीं है, हटाने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ये क्या कर सकते हैं, इन्हें हटा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पे है जो यूपीएससी में है कि नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, हटाएंगे भी राष्ट्रपति, लेकिन जो स्टेट वाला है उनमें नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, लेकिन हटाने का पावर इनको नहीं। हालांकि राष्ट्रपति को भी हटाने का पावर नहीं है, पूरा एक उनकी प्रॉपर विधि होती है और उसके तहत ही हटाया जा सकता है। इनका पद एक स्थायी पद होता है, ऐसे नहीं कि कोई भी आके कभी भी निकाल देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वेतन भत्ते की भी बात कर ले। तो वेतन भत्ता जो है वो राज्य की संचित निधि से इन्हें दिया जाता है। तो यूपीएससी वालों को कहाँ से दिया जाता था भाई, यूपीएससी वालों को मैंने बताया था, यूपीएससी एक कमीशन है। ठीक है, हम कमीशन की बात कर रहे हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो कुछ यूपीएससी मतलब आईएएस पीसीएस वालों को मत समझिएगा, जो यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं हेड होते हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको वेतन भत्ता कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से ये दिया जाता है वेतन भत्ता। और ये संचित निधि किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल सबसे ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखना है आपको। ये 266 में है, 266 में संचित निधि और लोक लेखा निधि है, और आकस्मिक निधि आता है 267 में। यूपीपीसीएस के पेपर में क्वेश्चन बना था कि जो आपकी आकस्मिक निधि है वो कौन से अनुच्छेद में आती है। तो ये जो संसदीय समितियां हैं हमारी, इनसे भी बन जाते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा। और याद रखने के साथ साथ प्लीज़ लिखा करिए साथ साथ, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो संचित निधि मैंने आपको क्या बताया, 266 आर्टिकल है, और भारत जो यूपीएससी वाले हैं उनको संचित निधि से वेतन दिया जाता है, किसकी, भारत की। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग के मेंबर्स होंगे उनको कहाँ से वेतन भत्ता दिया जाएगा, वो राज्य की संचित निधि से इनको वेतन भत्ता सब कुछ दिया जाता है। राइट, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी स्टेट के बारे में, जो मेजर बातें थी। देखिए यहाँ पे ये पूरा वही सब कुछ लिखा गया है जो मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है कि यहाँ पे इनके एजुकेशन वगैरह की जो बात करें, तो राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव, कम से कम यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब कोई इम्पोर्टेंट ही हो कि होना ही चाहिए, लेकिन जैसे उसमें भी नहीं है कि एक होना चाहिए कि चलो ये केंद्र सरकार के अंदर यूपीएससी का कोई हेड बन रहा है, तो केंद्र सरकार के किसी भी उसमें फील्ड में यह काम किया हो। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कोई किया, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब अलग अलग होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जब आप जॉब करते हो, ज्वाइनिंग पाते हो, तो वो ऑल ओवर इंडिया पे होती है, कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बट आप जब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जॉब पाते हो तो आप कहाँ पे जाते हो, सिर्फ अपने ही स्टेट तक रहते हो। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि यूपीएससी कर रहे हैं, ठीक है, हमने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, ये ऑल ओवर इंडिया का एग्ज़ाम है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का एग्ज़ाम नहीं है। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम देने के बाद हमें आईपीएस बनाया जाता है, हम बनते हैं एसडीएम बनते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें आईएएस बनाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि हमारी पोस्टिंग कहीं भी कर दी जाएगी, चाहे अंडमान निकोबार में ही कर दी जाए, चाहे दिल्ली में कर दी जाए, चाहे छत्तीसगढ़ में कर दी जाए, चाहे आपको जम्मू में कर दी जाए, कहीं भी कर दी जाएगी। ये केंद्र सरकार के मन का, ठीक है, हम केंद्र सरकार के मेंबर से। बट वहीं पे जब हम क्या करते हैं कि स्टेट पीसीएस का हमने एग्जाम दिया, या स्टेट के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी बिहार, मतलब उन सब के अपने अपने होते हैं, ठीक है, सारे डिपार्टमेंट बटे होते हैं। तो स्टेट जब एग्जाम कंडक्ट कराएगा, पीसीएस हाई लेवल है, उस लेवल तक के जितने भी एग्जाम होंगे वहाँ पे थानेदार, तहसीलदार, जो भी ये बनने वाले हैं, ये क्या करेंगे कि इनको कहीं भी भेजा जाएगा ना, उसी स्टेट के अदर डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा, फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से स्टेट के अंदर ही रहेंगे। तो याद रखना है, क्वेश्चन आपको घुमाएगा कैसे, यूपीएससी पूछेगा तो साधारण तो पूछेगा नहीं,
ठीक है, कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। वहाँ पे अब हमें फंसेंगे कहाँ पे, जब हम फंसेंगे या स्टेट पीसीएस भी ऐसे क्वेश्चन बना सकता है, बिहार जो यूपी वाले हैं वो तो ध्यान ही रखें। तो इसमें जब क्वेश्चन बनाएगा ना, हमें ये बना के देगा कि जैसे हमने पढ़ा था कि कम से कम यहाँ पे जो बात की गई है कि राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। तो देखिए वहाँ पे यूपीएससी में क्या कहा था, केंद्र के। अब हमने ये 10 वर्ष तो पढ़ा, उसमें भी था इसमें भी था। अब हमने ये ध्यान नहीं दिया कि दोनों के लिए राज्य सरकार था या अलग अलग था। इसलिए याद रखना है कि राज्य के लिए बात करेगा, सिर्फ हटाने में राष्ट्रपति आते हैं, बाकी राष्ट्रपति नहीं आएंगे, सेंटर शामिल नहीं होगा। ये बात आपको बखूबी याद रखनी है, गांठ बैठा लेना है। ठीक है, ये इतनी बार मैं बोल रही हूँ ताकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो राज्य और केंद्र में, कि यूपीएससी वाले की जब बात करोगे आप तो वहाँ पे वो केंद्र सरकार के अंतर्गत 10 वर्ष तक कहीं भी काम करना चाहिए। जरूर नहीं कि इस फील्ड में कर रहे, करना चाहिए काम, ठीक है। और यहाँ पे राज्य सरकार के अंतर्गत काम करना चाहिए, वही मेंबर आके फिर इनके हेड बनते हैं। अब आई होप कि इतना तो कोई मूर्ख भी समझ सकता है, तो आप लोग तो होशियार हैं। तो ये तो अब आप समझ ही चुके होंगे, इसका एज टाइम पीरियड या जितना भी टाइम पीरियड है आप देख ही चुके हो। अब इसके बाद यहाँ पे हम बात करें कि इनकी नियुक्ति किस किस आधार पे हो सकती है। देखो ये बताया भी क्या है कि जो राज्यपाल है, 2 परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक, कभी कभी होता है किसी की बीमार हो गए, डेथ हो गई, अब इमरजेंसी में, मतलब अब क्या ही किया जाए, किसी को तो लाना पड़ेगा ना, कोई तो लीड करने वाला होना चाहिए। तो कार्यवाहक का मतलब ही यही होता है, कुछ एक शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े टाइम के लिए वो बनाया जाएगा, ठीक है, पूरे उन्हें अधिकार दिए जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जब अध्यक्ष क्या हो कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो, यही सेम यूपीएससी में भी लागू होगा। जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थित या अन्य दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहा हो उस टाइम पे, यानी कि वो अनुपस्थित हो या कोई भी रीजन सोच सकते हैं कि वो लंबे टाइम तक काम ना कर पाए, महीने 2 महीने, तो फिर उस टाइम पे कार्यवाहक हेड आप नियुक्त कर सकते हैं। आप इन द सेंस कि राज्यपाल ही राज्य के लिए करेंगे, और यहाँ पे जो कार्यवाहक अध्यक्ष है तब तक कार्य संभालेगा जब तक कि अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं किया जाता, ठीक है, यानी कि कोई नया मेंबर नहीं आ जाता, वो तब तक यहाँ पे अपना कार्यभार संभालेगा। अब यहाँ पे बात आती है निष्कासन की, किनको हटाया कैसे जाएगा। तो आपने पॉलिटी पढ़ी है ना, खैर यहाँ पे ये सारे जितने भी है ना, सबका एक ही होता है, वो पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को जिस तरीके से हटाया जाता है उसी तरीके से इन्हें भी हटाया जाता है। अब कैसे हटाया जाता है, देखो राष्ट्रपति ही यहाँ पे हटा सकता है। ये पूरा स्टेटमेंट ही आपका लिखा हो कि राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भले ही कौन करे, राज्यपाल करे, लेकिन उन्हें केवल हटा देने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या बताया गया यहाँ पे कि जो बताया गया है कि जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है, अतः उन्हें यहाँ पे निम्नलिखित आधारों पर ही हटाया जा सकता है। तो इसको याद रखिएगा कि सेम पैटर्न है हटाए जाने का, नियुक्त किए जाने का, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है, और वही माइनर सा डिफरेंस हमें फंसाता है, और उसी पे हमें ध्यान रखना, राइट। अब आते हैं आगे कि कौन कौन से आधार हो सकते हैं। खैर, तो इसमें क्या हुआ कि पहला है कि अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता हो, यानी कि दिवालिया का मतलब कि मान लो बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लिया। एक टाइम था जब मुझे भी दिवालिया नहीं समझ में आता था। तो दिवालिया का मतलब ये होता है, आप लोग भी होंगे, कई सारे लोग बुद्धिमान होंगे, बट कुछ को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो जैसे होता है ना कि आपने बैंक से बहुत ज़्यादा लोन लिया जिस काम के लिए, वो काम किया नहीं आप, पैसा वो सारा खर्च हो गया, लोन भी नहीं चुका पाए हो आप, यानी कि आप हो गए हो किसके, सरकारी कर्जदार हो चुके हो। आप पूरे तरीके से, आपकी सारी प्रॉपर्टी भी बिक चुकी है, अभी आपका फिर भी कर्ज के तले दबे हुए हो, और तब आप कहलाते हो कि आप दिवालिया हो चुके हो, आपका दिवाला निकल चुका है। आपने सुना होगा क्या, यार हमारा तो दिवाला निकाल दिया इसने, ये वही होता है दिवालिया, ठीक है। जब पागल की बात करते हैं, आपने सुना होगा कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो वही एक तो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मेंटली आपका खराब है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है बनाने का, क्योंकि वहाँ पे ऐसे थोड़ी ना है कि किसी को भी आके ला के बैठा दो कि चलो भाई देश का नागरिक है, इक्वलिटी राइट इसके पास भी है, तो हम क्या करते हैं कि इसे हेड बना देते हैं। हर एक के लिए क्राइटेरिया होता है अपना, तो इसीलिए पहले ही बता दिया गया साफ सुथरी शब्दों में कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, का मतलब पागल भी नहीं होना चाहिए, और इसका इस तरीके से भी इसकी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि पूरे तरीके से कर्ज में डूबा हुआ,
कर्ज में डूबा हुआ हुआ का मतलब जो है सरकारी कर्ज में डूबा हुआ हो, पूरी गिरवी हो चुकी हो, इसकी कुड़की हो चुकी हो। क्योंकि यहाँ पे कर्ज तो हम किसी से भी ले लेते हैं, लेकिन जब सरकारी कर्ज लेते हो ना आप, तो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे सरकारी नौकरी लेना बहुत बड़ी बात होती है, वैसे ये वाला भी बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। तो ध्यान रखना इससे। अब आता है कि अपनी पदावधि के दौरान अपने पद से के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा हो, या यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है जब वो पद पे काम कर रहा तो भी वो क्या करे, लालच बुरी बलाएं कर ले। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा, आगे चल के बनेंगे ही, मेहनत कर रहे हैं तो आगे से कहीं ना कहीं सेलेक्ट होंगे। तो ये जो बताया गया इसमें सवेतन, यानी कि वेतन के सहित आप फ्री फोकट में काम करो, कोई भी एनजीओ वगैरह ज्वाइन करो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं। लेकिन आप वेतन यहाँ का भी ले रहे हो, एक राज्य सरकार का भी आप वेतन गट के जा रहे हो, ऊपर से कहीं और का भी वेतन ले रहे हो चोरी छिपे, तो इसमें से दिक्कत हो जाएगी। चोरी का माल कब तक खाओगे? और चोरी का माल कोई दिखा के तो खा नहीं सकता है, छुपा के ही खाओगे। और कभी कोई हो गया ना कि बचपन में होता था कि जब हम लोग घर में मिठाई उठाई बने और चुपके से खाते थे, तो मम्मी आ जाए तो एक बड़ी सी मिठाई होती तो पूरा ही मुंह में डाल लेना पड़ता था, और उसको ऐसे मतलब पीछे आगे घूम घूम के जबरदस्ती घटक लेना पड़ता था, वो पूरी की पूरी, मतलब उसको चबाओ भी नहीं, पूरी की पूरी इतनी बड़ी खा लो, क्योंकि वो चोरी का था। पता था कि यदि पता चल गया है कि यहाँ पे ये कांड हो रहा तो हमारा भी कांड हो जाना है, और इसलिए हम पूरे का पूरा डाल जाते थे, निगल ही जाते थे। तो वही वाला होता है कि जब भी आप चोरी करोगे, नंबर 2 का पैसा आएगा तो आप खा तो पाओगे नहीं दिखा के, और दिखा के खा नहीं पाओगे तो फिर दिक्कत होगी। और जब हम अपने शौक पूरे करते हैं, देखो होता क्या है, भिखारी बहुत बड़ा आदमी होता है, आपको पता है। अ, कम से कम नहीं तो वो एक दिन में, अब तो 5-5 रुपए 10-10 रुपए मिलने लगे, 50-50 100-100 रुपए भी देते। तो यदि दिया गया है उनको, खैर उनका यहाँ पे ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ मजाक उड़ा रही हूँ, कुछ और बात बोल रही हूँ, ठीक है। उनकी भी अपनी एक मजबूरी होती है, बस एक मैं समझाने के लिए आपको बोल रही हूँ, थोड़ा सा डिस्क्लेमर लगा देती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत लोग इमोशनली ना बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, और फिर पता नहीं बातें अधूरी सुनते हैं और हवा में उड़ पड़ते हैं। तो ध्यान से सुनिए, बस एक समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि एक भिखारी होता है, वो भिखारी क्या करता है, पैसे लेता है, ठीक है। दिन भर में 100 50 150 200 कभी कभी 500 1000 की भी कमाई हो जाती है। लेकिन उस भिखारी के पास मजबूरी ये है कि यदि वो चाहे तो अकेले का खर्चा खाने पीने के साथ, कभी कभी मैं बोल रही हूँ कि कभी कभी इतना हो जाता है, तो मान लो कि चाहे भी कि वो क्या कर सके कि ले सके तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसे यदि उस पहुंच पे आके जिस तरीके से उसके पास पैसा है और उस पैसे का इस्तेमाल करके वो अपने शानो शौकत पूरी करेगा, तो उसे भिक्षा कोई देगा नहीं, और उसका वो रोजगार बन जाता है। और जब उसको भिक्षा देगा नहीं कोई, तो वो तो पूरा ठप ही हो जाना है। आपने देखा होगा कई सारे भिखारी हैं, मैं विथ प्रूफ यहाँ पे बता सकती हूँ कि यहाँ पे आते हैं घर पे, और आए थे, बताए हुए जो बताते हैं, कुछ बहुत लंबे टाइम से कभी ना कभी आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा एक अलग सा लगाव हो जाता है, बैठो चाय पानी पी लो। तो वहाँ पे होते हैं ना कि भाई कोई किस रूप में भगवान आ जाए, जो भी साधु में आ रहा है तो दो, मम्मी लोगों का तो यही होता है। तो उनको बैठा के बकायदे चाय पानी होता था, तो अब कभी ना कभी बातों पे निकल ही आता है। तो एक भिखारी ने बताया था, मांगने आता था, हर जगह मांगता था, उसका रूप बहुत ही मतलब जिस भेस पे बनाया हुआ था, लेकिन उसने बताया कि हमारा प्रॉपर सिटी में फ्लैट है, वहाँ पे अच्छा खासा घर बना हुआ है, हमारे शोरूम चलते हैं उस भिखारी के। लेकिन वो भिखारी अपना ये नहीं छोड़ा था, वो बोला कि हम यदि छोड़ देंगे ये तो हमें कोई भिक्षा नहीं देगा, हमारी पहचान यही है आज भी और पहले भी यही थी। तो ऐसे भी होता है, इसीलिए हाँ, यहाँ पे जो करप्शन का पैसा आता है, नंबर 2 वाला आता है, वो किसी काम का होता नहीं है, ठीक है। हम इधर उधर ही फिर उसका 3-5 करते हैं, वो अलग मैटर है। तो यहाँ पे जो सा वेतन होता है ये समझिए, यानी कि एक वेतन ले रहे हो, दूसरा वेतन आप चोरी वाला ले रहे हो, तो इस पे पता चला तो आपको निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये 2 आधार हो चुके हैं, एक दिवालिया हो गए, या तो एक आप दूसरी जगह पे सवेतन हो, ठीक। अब आता है यहाँ पे कि अगर राष्ट्रपति यह समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं है, अब मानसिक या शारीरिक मतलब पागल भी हो सकता है, उसका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है कि भाई अब वो ये ठीक होने लायक नहीं है, तो ऐसी कुछ स्थितियां हो सकती है जहाँ पे उसे, अब राष्ट्रपति को समझ में आ चुका है भाई कि अब इनको हटाया जाना चाहिए, तो वो बिल्कुल हटा सकते हैं।
इसके अलावा क्या होता है कि राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है, और परंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति उसे उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है। ये कदाचार, तो यहाँ पे क्या करेगा कि उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति देता कि भाई आप देखो मैटर क्या है। यहाँ पे ये जो कदाचार शब्द को यहाँ पे यदि हम देखें, क्या होता है कि संविधान के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को कदाचार का दोषी माना जाएगा अगर वह क्या होंगे कि भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हो, निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार के लाभ के लिए भी यहाँ पे भाग लेता हो। मतलब कि आप जो शपथ ले रहे हो उन सब का उल्लंघन कर रहे हो, यहाँ पे कुछ और कर रहे हो, वहाँ पे कुछ और कर रहे हो, किसी प्राइवेट कंपनी के भी आप पार्टिसिपेट बने हुए हो, आधे आधे का मेंबरशिप कर ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो यदि पता चला कदाचार जो सिस्टम बताया गया है इसी की डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो इसके लिए राष्ट्रपति अपने से नहीं करेगा, यदि कभी ऐसी स्थिति आती है तो वो सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा मामला, और सुप्रीम कोर्ट ही इस मैटर को सॉल्व करेगा कि भाई ये क्या है, कैसे है, और उसके बाद जैसे ही मामला सॉल्व होता है उसे देखा जाएगा और फिर यहाँ पे लाके क्या किया जाएगा, बाकायदा उसे अब क्या कर दिया जाएगा कि हटा दिया जाता है प्यार से, मोहब्बत से, कि भाई जाओ अब तुम कंपनी में ही काम कर लो, फिर यहाँ काय को, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब आता है स्वतंत्रता। भाई इनको फ्रीडम क्या क्या मिली होती है, क्या क्या स्वतंत्रताएं होती हैं जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, जब हम कहीं रहने की सोचते हैं हमारे पास फ्रीडम क्या क्या होगी। हमें लगता है कि हमारी लाइफ फ्री होनी चाहिए। घर में भी रखते हैं ना, मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं, मतलब ये करो वो करो, यहाँ जाओ, ऐसा मत करो बेटा, वैसा मत करो, दिमाग खा जाते हैं, है ना। तो ऐसी वाली फीलिंग आती है, सबके अंदर आती है। और इस एज में यहाँ पे आप देखेंगे कि 16-17 साल से लेके, 16-17 तो बहुत होते हैं, 11-12 साल से लेके जो भी 25-28 की उम्र होती है ना, उतने तक की एज के बच्चों को माँ बाप की बातें बहुत बुरी लगती, बहुत ज़्यादा बुरी लगती, क्योंकि उस टाइम तक आप अनमेच्योर होते हो। और जब उस टाइम तक हमें बातें बुरी लगती और उसके बाद तो हम खुद ही मम्मी पापा बन जाते हैं, 28-29 के बाद तो खुद ही मम्मी पापा बन जाएंगे, और खुद ही बन जाएंगे तो फिर हम ही खुद अपने बच्चों को वही ज्ञान ट्रांसफ़र करेंगे, और हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही सल्यूट करते हैं। खैर ये प्रकृति का नियम है। यहाँ पे आते हैं इनकी स्वतंत्रता पर। तो स्वतंत्रता की बात की जाए, इसमें क्या बताया गया है कि निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए इनमें कुछ उपाय दिए गए हैं, उपबंध हैं। वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे पहला आपका है कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, अतः उन्हें पदावधि तक काम करने की सुरक्षा। यानी कि ऊपर जो भी क्राइटेरिया दिए गए हैं राष्ट्रपति महोदय उन्हीं क्राइटेरिया के आधार पर ही हटा सकेंगे। ऐसा नहीं कि उनके प्रसाद पर्यंत है, जब मन करा, मंत्री परिषद हम देखते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मन करा तो हटा दिए, लेकिन इनमें नहीं है। हम एग्जाम दिए हैं, एग्जाम दे के पास हुए हैं, 10 साल कहीं पे हमने नौकरी की है, अच्छी सेवा दी है हमने, और उसके बाद हम यहाँ पे अपॉइंट हुए। तो ऐसा नहीं है। आप लोग बस इस चीज़ से निशा खाते रहिए, जो भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पे ना आपको कोई निकाल नहीं सकता है। ज़्यादा होगा ना तो मंत्रियों की ज़्यादा नाक चढ़ रही, ज़्यादा आपसे दुश्मनी हो रही, तो वो क्या करेंगे कि आपको ट्रांसफ़र करवा देंगे कि भाई तुम यहाँ पे ठीक नहीं हो, तुम दूसरे इलाके पे चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमारे काम पे अड़ंगा डाल रहे। लेकिन उनके पास ये अधिकार नहीं है, जितनी मंत्रीगिरी है वो उनके पास ही रहेगी। आपको हटा नहीं सकते वो कि यहाँ से आपका इस्तीफा दे दे कि भाई लो ये इस्तीफा अपने हाथ में लो, निकल लो। किसी के पास नहीं है ये पावर। इसके लिए आप बिल्कुल भी, मतलब ये स्वतंत्रता आपके पास है, ठीक। तो अपनी जॉब जाने के डर से तो कतई मत डरिएगा। कोई भी डिसीजन लेना खुलेआम लीजिए। करेगा तो ज़्यादा क्या करेगा, ट्रांसफ़र ही करेगा ना, झेल लेंगे, ठीक है। और यदि ज़्यादा ही सुख सुविधाएं चाहिए तो फिर जैसा चल रहा सिस्टम चलने दीजिए। खैर यहाँ पे आता है अब कि जो हमारे ये अध्यक्ष सदस्य होते हैं, तो इनकी सेवा शर्तें कौन तय करता है, राज्यपाल ही तय करता है। नियुक्ति के बाद उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि यदि इनकी सेवा शर्तें जो भी हैं तो उनमें आप चाहो घटा बढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये आगे आप देखें तो जो इसमें बात की गई, ये देखो ये किताबें भी गलत छप जाती है ना, मशीन से भी गड़बड़ी हो जाती है, हम इन लोग बस गड़बड़ नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि राज्य लोकर सेवा आयोग लिखा हो, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या बताया गया है
कि वेतन भत्ता जो है व पेंशन है तो सभी खर्चे जो होते संचित निधि से, मैंने पहले ही बता दिया है। और राज्य की विधानमंडल द्वारा इस पर मतदान नहीं होता है। वहाँ पे लोकसभा द्वारा इस पर मतदान नहीं होता या संसद द्वारा उस पर मतदान नहीं होता। जब यूपीएससी वाले को संचित निधि से वेतन दिया जाता है तो पूछा नहीं जाता कि दे दें हम कि ना दें, हम दे ही देंगे, ठीक है। वहाँ से उनके लिए वेतन पर्टिकुलर दिया ही जाएगा। और यहाँ पे भी यही है कि इनकी विधानमंडल से ये नहीं पूछा जाएगा कि इनको वेतन दिया जाए या ना दिया जाए। विधानमंडल में कितने अंग होते हैं? विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं भाई राज्य में। कौन कौन से? एक होता है राज्यपाल होता है, एक होता है विधानसभा होती है, एक होता है विधान परिषद होती है, ठीक। तो विधानमंडल में ये तीनों ही आएंगे, इनसे कोई विचार विमर्श ना किया जाना है, दे दिया जाना है वेतन संचित निधि से। कहाँ की? राज्य की। अब आता है कि इनके जो कार्यकाल के बाद क्या होता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य तथा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने का पात्र होता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन नौकरी का पात्र नहीं होता। ये बहुत घुमाता है यार, ये वाला जो स्टेटमेंट है कि इसमें क्या बताया गया है कि ये जो आपके स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष होते हैं तो कार्यकाल पूरा होने के बाद 6 वर्ष हो गए या 62 वर्ष इनके पूरे हो गए तो वो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक, या तो उनका सदस्य तथा किसी अन्य राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र तो होता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन यानी कि नौकरी का पात्र नहीं होता। अब जैसे बड़ी नौकरी करके छोटी नौकरी कौन करने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो इसके अध्यक्ष बन रहे हैं या मेंबर्स बन रहे हैं वो यूपीएससी के हेड बन सकते हैं या मेंबर बन सकते हैं, लेकिन किसी और के नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे एक लोचा और है यार, समझ में नहीं है, ठीक है। वो क्या है कि जो यूपीएससी वालों को बताया गया वो बताया गया कि स्टेट पीसीएस का हेड या सदस्य बन सकते हैं। तो भाई यूपीएससी यहाँ पे स्टेट पीसीएस इतना हाई लेवल का बन के यहाँ पे क्यों आएंगे? खैर, यहाँ पे लिखा तो यही गया है और इसमें आप फंस सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जहाँ जहाँ क्वेश्चन फंसाता है मैं आपको वहाँ पे 10 बार बताती हूँ और एक छोटे से बच्चे के तरीके से समझा रही हूँ। तो इसलिए फिर भी आप गलती करें तो फिर आपकी किस्मत ही खराब है, क्या किया जाएगा। ध्यान से सुना करिए और अच्छे से थोड़ा इसको फॉलो करने की कोशिश किया करिए, राइट। अब यहाँ पे आता है कि जो यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं, अभी तो अध्यक्ष की बात हो रही थी ऊपर, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने या उस राज्य के लोक सेवा आयोग का यानी कि जो राज्य, यार कितना गलत लिखे हुए हैं ये लोग, ये राज्य लिखा हुआ, ठीक है, राज्य होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ से आपको ये भी मिल रहा ना कि किताबों पर पूरा भरोसा मत किया करिए कि बिल्कुल सही ही लिखी हुई है, गलत भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आपको दिख रहे हैं, उधर लोकर लिखा हुआ है, इधर राज्य लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, परंतु भारत सरकार या किसी अन्य राज्य के अधीन ये नियोजन का पात्र नहीं होगा। वही है, सदस्यों के लिए भी वही है और अध्यक्ष के लिए भी वही सेम है। अब आता है कि ये क्या होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, यानी दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं होगा। उसी पद पे उसी राज्य में वो दोबारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, सिंपल सा। क्योंकि वहां पे लिखा हुआ कि यार दूसरे राज्य के लिए ये एलिजिबल है, बट उसी राज्य पे जिस राज्य पे ये नियुक्त था बंदा, उस राज्य पे अब ये ना तो अध्यक्ष बनेगा, यानी कि एक बार यदि अध्यक्ष बन चुका या सदस्य बन चुका है तो उस राज्य पे तो कतई नहीं आने वाला है, तो उस राज्य के लिए ये एलिजिबल नहीं है। यूपीएससी के लिए भी कि यदि वो एक बार बन चुका है तो यूपीएससी का दोबारा नहीं बन सकता, और यूपीएससी सेंट्रल लेवल का, उसमें कोई दूसरा चांस ही नहीं कि दूसरे राज्य में जाके कर लो। तो एक ही बार जो बन चुका तो बन चुका, इनके लिए तो भाई बहुत सारी खुली छूटें हैं। ये थी आपकी कुछ फ्रीडम्स। इनके कार वगैरह जो हैं वो तो मैंने कई बार बता चुकी हूँ कि क्या क्या होते हैं। जैसे ये कई सारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, एक तो संस्था है, ठीक है, स्टेट पीसीएस कोई हमारा जॉब कोई ये नहीं डिपार्टमेंट नहीं है कि हमको एक डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। इसके तहत हमें बहुत सारी नौकरियां मिलती हैं। तो यहाँ पे ये क्या कराएगा, सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती पद्धतियों, यानी कि उनके जो भी विषय होते हैं किस तरीके से, और जो हम ये सारे एग्जाम तैयारी करते हैं उनका कितना पैटर्न, क्या कैसे क्या है, पदोन्नति किस तरीके से होनी है, कहाँ पे इनको नियुक्त करना, वो सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे आपको यदि देखें तो लगभग ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, ये सीमाएँ वगैरह जो भी हैं इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। जितना काम की चीज़ें थी वो हम लोग अब पढ़ चुके हैं।
ठीक है। तो इसके लिए अब बस आप यहीं तक पढ़िए, और आपको ज़्यादा ही पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं। बुक है आपके पास, नहीं है तो प्यार से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। यदि नहीं है तो आप बता दीजिए, और वरना है आपके पास हार्ड कॉपी में होगी तो आई सजेस्ट यू कि आप हार्ड कॉपी में ही बुक लें तो बेटर होगा, क्योंकि आपके पास वो बुक आपके हाथ पे होनी चाहिए, मोबाइल पे नहीं। बहुत मोटी बुक है, 800-900 पेज की है, तो इतना मोबाइल में नहीं कवर कर पाएंगे। तो आप लोग किताब ही खरीद लीजिए, बेटर होगा। ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, अब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिर भी जिनके पास बहुत ही ज़्यादा समस्या हो वो बता दीजिएगा, मैं आपको बुक प्रोवाइड करा दूंगी, बट हार्ड कॉपी में नहीं हो गई फिर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है, पीडीएफ दे दूंगी, राइट। सो मिलते हैं, एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो समझ में आई होगी। और ये जो है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, इसको हम कल पढ़ाएंगे, अलग से पूरा पढ़ाएंगे। ये भी एक है जो कि आपको पूरा बताया गया है, इसके बारे में कल ही चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग पढ़ते रहिए, साथ साथ लिखा करिए और रिवाइज किया करिए।